हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड पर। तो कैसे आप सभी, आई होप बढ़िया होंगे। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइव क्लास के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। तो मैंने ऑलरेडी क्लास को आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो हो सकता है नोटिफिकेशन तो सभी के पास पहुंच जाता है पहले से, तो आप लोग धीरे धीरे से ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो, इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है। फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर को हम डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं वन शॉर्ट वीडियो में, और उसके साथ मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल भी कराए थे। हालांकि देखो, 2 दिन क्लासेस ऑफ रही, तो थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल था, इस वजह से अरेंज नहीं कर पाया। लेकिन अब हमारी क्लासेस डेली जिस हिसाब से चल रही थी उसी हिसाब से चलेंगी। तो जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर सेकेंड है, जिसका नाम है मानव नित्य तथा रंग बिरंगा संसार। तो देखो, इसमें नेत्र यानी लेंस की बात की जाती है। तो नेत्र तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, थोड़ा डिटेल से और हमें पढ़ना है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चन है। जैसे हमें लगता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम देखते कहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो हमें दिखता कैसे है, मतलब आंखों से हमें जो चीज़ें दिखती है वो दिखती कैसे हैं। तो इसी चीज़ को हमें समझना होता है। तो देखो, जो फर्स्ट हेडिंग हमारी वो है मानव नेत्र का परिचय, यानी मानव नेत्र होता क्या है। तो सबसे पहले हमें यही समझना कि मानव नेत्र होता क्या है। देखो बेटा, हो सकता है आपके पास थोड़ी नॉइस आ रही होगी, क्योंकि बाहर से काफ़ी शोर शराबा भी हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए। अच्छा, पहले आप लोग एक बार कंफर्म करके बता दीजिए, आपको ऑडियो और वीडियो दोनों शेयर हो रहे हैं? ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें आ रही हैं ना आपको क्लियर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट करो, जल्दी से बताओ कि जो स्क्रीन आप लोगों को अच्छे से दिख रही है और वॉइस भी आ रही है। हालांकि वॉइस में थोड़ा नॉइस यानी शोर शराबे की आवाज़ आ रही होगी। चलिए, मतलब आपको वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। तो जो सबसे पहले मैं समझना है वो मानव नेत्र का परिचय, यानी मानव नेत्र जो हमारी आँख होती है, आँख के बारे में समझना है। तो देखो, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। कैसा? एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो जो हमारी आँख है वो एक कैसी है? प्राकृतिक है। हमने तो बनाई नहीं, प्राकृतिक है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। यह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है और वस्तुओं को वास्तविक तथा उल्टा तथा लघु प्रतिबिंब बनाता है। ये जो कार्य करता है वो कैसे करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इसमें क्या होता है? वस्तु वास्तविक भी दिखती है, उल्टी भी दिखती है और लघु प्रतिबिंब भी दिखती है। कुछ पॉइंट है, याद रखना। यह जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और मस्तिष्क इससे प्रतिबंधित सीधा समझता है। मस्तिष्क जो होता है इस प्रतिबिंब को सीधा समझता है। जो हमारा माइंड होता है वो इस प्रतिबिंब को डायरेक्ट समझता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि मानव नेत्र क्या होता है? एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपने आसपास जो भी वस्तुएं होती हैं उन्हें देख सकते हैं। और ये किसकी भांति कार्य करता है? उत्तल लेंस की भांति। आगे चलिए, आगे समझना है मानव नेत्र की संरचना, यानी मानव नेत्र की आँख का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो, इस तरफ मैंने इमेज भी लगाई है, तो आप लोगों को मैं बाकायदा डिटेल से समझाऊंगा। तो देखो, जो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने ले रखी हैं। तो कॉर्निया समझना ये होता है कि कॉर्निया होता क्या है। तो देखो, अपनी आँख दिख रही होगी, आँख में तुम्हें ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या होता है? कॉर्निया। ठीक, मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा कि आँख में कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? कॉर्निया। कॉर्निया आगे देखो, कॉर्निया होता क्या है? नेत्र का आगे का पारदर्शी भाग। कॉर्निया क्या होता है? जो नेत्र का ये आगे वाला जो पारदर्शी भाग है, ये क्या होता है? कॉर्निया। प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन नहीं होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, अभी तो अपवर्तन हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कहाँ से होता है? यहीं से होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन कहाँ से होता है? कॉर्निया से। नेत्र की सुरक्षा करता है, और जो आँखों की सुरक्षा भी होती है वो किसके द्वारा होती है? कॉर्निया के द्वारा। तो आई होप आपको याद रहेगा, कॉर्निया क्या होता है? नेत्र के आगे का पारदर्शी भाग होता है, तथा प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो भी यहीं से होता है, और नेत्र की सुरक्षा भी यही प्रदान करता है। तो आई होप आपको मानव नेत्र का की जो संरचना है उसकी जो फर्स्ट पॉइंट है कॉर्निया, कॉर्निया आपको क्लियर हुई होगी। आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही है ना? एक बार कंफर्म कीजिए कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। बेटा, जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कमेंट कीजिए सभी लोग। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आयरिस। आयरिस क्या है? तो देखो, मैं इधर आपको दिखाऊं इमेज में, साथ ही साथ इमेज को भी देखते चलते हैं, जिससे क्या हो चीज़ें सरल बनी रहें। तो यहाँ देखो, हमें एक चीज़ दिख रही होगी, ये नेत्र है,
इसके अंदर ये वाला पार्ट देखो, ये वाला अगर सामने से देखोगे तो ये वाली आँख ही होती है। आँख का ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला काली 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 होती है, उसके ऊपर वाला, तो यही हमारा क्या होता है, आयरिस। आई होप आपको समझ में आया कि आयरिस कहाँ पाया जाता है। आगे देखो, ये नेत्र का रंगीन भाग होता है, पुतली का आकार नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश पुतली छोटी होती है, कम प्रकाश पुतली बड़ी होती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं। इसका आकार क्या होता है, इसका जो नेत्र होता है वो कैसा रंगीन भाग होता है। नेत्र का जो रंगीन भाग होता है भाई हमारा आयरिस होता है। कार्य क्या करता है, ये पुतली का आकार को नियंत्रित करता है। जो हमारी पुतली होती है ना, उसे नियंत्रित करता है। पुतली कौन सी होती है, प्यूपल्स। ये जो देखो ये चीज़ होती है ना, ये हमारी पुतली होती है। अगर इधर से देखोगे तो ये जो ब्लैक ब्लैक कलर में दिख रही, ये हमारी पुतली होती है। तो इसका आकार को नियंत्रित करता है कौन, आयरिस। दूसरा, अधिक प्रकाश होने पर पुतली छोटी होती है और कम प्रकाश होने पर पुतली बड़ी होती है। तो ये चीज़ें याद रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट समझते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था पुतली आपकी यही होती है। तो पुतली सेम वही चीज़ है। पुतली क्या है, पिपल्स। नेत्र में 1 सेकंड, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है। जो हमारे आंख में प्रकाश जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। मैंने बताया था अगर अधिक प्रकाश है तो पुतली छोटी होगी, कम प्रकाश होगा तो पुतली बड़ी होगी। तो ये पुतली क्या कार्य करती है, हमारे अंदर आंख के अंदर जो आने वाला प्रकाश होता है उसे नियंत्रित करती है। यह एक छिद्र है। जो पुतली होती है वो होती क्या, एक प्रकार का छिद्र की तरह होता है। आगे समझना था नेत्र लेंस, आइस लेंस। तो नेत्र लेंस में कौन सा होता है, उत्तल लेंस। जो हमारा लेंस होता है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस। फोकस दूरी बदलने की क्षमता रखता है। ये क्या करता है, फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। क्या करता है, फोकस दूरी बदलने की क्षमता है। और लेंस हमारा होता कहाँ है, जो प्यूपिल होता है यानी पुतली के अंदर जो पाया जाता है ये हमारा लेंस होता है। तो ये क्या होता है, हमारा लेंस। ठीक, ये कार्य क्या करता है, फोकस दूरी की बदलने की क्षमता को रखता है, बदलने की क्षमता रखता है। पास व दूर की वस्तुओं को फोकस करता है। हम कोई पास की वस्तु देख रहे हैं या कोई दूर की वस्तु दे रही है, तो जो हमारा फोकस बनता है वो किसके द्वारा बनता है, नेत्र लेंस के द्वारा। कौन सा होता है हमारा, उत्तल लेंस। तो आई होप आपको लेंस भी क्लियर हुआ होगा कि आंख में लेंस कहाँ पाया जाता है। ये भाग हमारा कौन सा होता है, लेंस। और ये क्या करता है, फोकस दूरी को मेंटेन करता है, जिससे हमारी पास और दूर की वस्तुओं को आसानी से हम देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलेरी मांसपेशियाँ। सिलेरी मांसपेशियाँ क्या है, देखो लेंस की मोटाई बदलती हैं, संबंधन क्रिया में सहायक होती हैं। संबंधन क्रिया क्या होती है, जो हमारी दूर की वस्तुओं को देखने की या पास की वस्तुओं को देखने की क्षमता होती है, भाई हमारी क्या होती है, संबंधन क्षमता। और जो सिलेरी मांसपेशियां हैं ये क्या करती हैं, लेंस की मोटाई को बदलती रहती है। इधर देखोगे ये अंदर जो मांसपेशियां इधर पाई जाती है ये हमारी सब क्या होती हैं, सिलेरी मांसपेशियां। या इधर से देखोगे ये जो मसल्स पाई जाती हैं तो ये सेलरीज होती हैं। देखो आंख में देखोगे तो इस तरफ यहाँ पाई जाती हैं, अंदर से यहाँ से, ये हमारी सेलरीज मांसपेशियाँ होती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा रेटना। रेटना देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या कार्य करता है, प्रकाश संवेदी परत होती है। रोडस यानी कम प्रकाश, कौन रंग पहचान करना, प्रतिबिंब यहीं बनता है। तो मुख्य रूप से जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटना पर। और रेटना कहाँ होती है, रेटना यहाँ पाई जाती है। ये एरिया जो होता है ये रेटना का होता है। रेटना पर ही हमारे प्रतिबिंब बनता जा करके है। तो याद रखना क्या होता है, यहाँ पर बना होगा। इमेज इसमें क्लियर नहीं दिया गया। अगर दूसरी इमेज देखोगे तो यहाँ पर रेटना देखने को मिलती है, यहाँ पर ये, और यहीं पर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो रेटना का क्या कार्य होता है, अगर रोडस होगा तो कम प्रकाश रहेगा, कौन्स होगा तो रंग पहचान का कार्य करता है। मतलब रोडस कम प्रकाश होता है और कौन्स रंग पहचान की कार्य करता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटना पर ही बनता है। हालांकि ये दिया गया ऑप्टिक नर्व, तो ये इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि पढ़ लेते हैं। ये क्या करता है, दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाता है। जो हमारी आंख में जो चित्र बनते हैं वो देखते तो हम आँख का होता है, लेकिन ये संकेत हमें कहाँ मिलता है, मस्तिष्क। ये संकेतों को जो मस्तिष्क तक ले जाता है ये होता है हमारा ऑप्टिक नर्व। तो आई होप आपको आँखी की स्ट्रक्चर जो मुख्य चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हुई हैं, जैसे पुपिल, आयरिस, ये स्क्लेरिया या लेंस या कॉर्निया या रेटना, ये हमारे इंपॉर्टेंट और जो सेलेरी मसल्स होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें कन्फर्म हुई हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ ये चीज़ आपको, आँख की जो संरचना थी वो बिल्कुल क्लियर हुई आप लोगों को। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको संरचना बिल्कुल क्लियर हुई ना। आपको समझ में आई ना आँख की संरचना।
कमेंट करके बताओ सभी लोग जल्दी से। देखो बेटा काफ़ी लोग नए ऐड हो रहे हैं लाइव क्लास चलने की वजह से, क्योंकि एक्सेस सभी के पास होता है। तो देखो आप लोग हाय हेलो कर रहे हो सकता है किसी का हाय हेलो का रिप्लाई नहीं मिल पाए। देखो ये मैंने अब आपकी एग्ज़ाम का टाइम है, ये टाइम कैसा है, एग्ज़ाम पास में आ चुकी है आपकी। तो एक चीज़ समझो बेटा, अब इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों से क्लास में मैं बात कर सकूँ। हो सकता है आप यूट्यूब पे जाओगे, अगर आपको देखो एंजॉय करना है या जोक सुनने हैं तो आप यूट्यूब पे कोई भी क्लास आसानी से सर्च कर लो, वीडियो सर्च कर लो, वहाँ देख सकते हो। मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, ना कि कॉमेडी करने के लिए। कॉमेडी देखना है तो आप आराम से कोई बार कपिल शर्मा का शो सर्च कर लीजिए, आराम से कॉमेडी देखिए। मैं आपको यहाँ मैं आपको यहाँ एंटरटेनमेंट नहीं करने आया हूँ, मैं आपको यहाँ मनोरंजन नहीं प्रदान कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ। तो मैं सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करता हूँ। तो आप लोगों के हो सकता है काफ़ी लोगों के रिप्लाई मैं नहीं दे पा रहा लाइव क्लास में, तो आप लोग ऐसा मत समझिए कि सर मुझे मेरे रिप्लाई को रिप्लाई नहीं दे रहे। आप अगर कोई जेन्युइन सवाल पूछोगे, आपका कोई डाउट बनता है, तो मैं रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर करूँगा। तो चलिए फिर आगे समझते हैं समंजन क्षमता। तो देखो समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र की वह क्षमता, मानव जो आंख होती है उसकी वह क्षमता जिससे विभिन्न दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति, सपोज दैट एक व्यक्ति इधर खड़ा है, ठीक, और यहाँ कोई वस्तु रखी है, सपोज दैट यहाँ एक पेड़ ही खड़ा है, ठीक। अब इस व्यक्ति को ये जो पेड़ दिख रहा है, ये व्यक्ति जो पेड़ देख रहा है दूर, विभिन्न काफ़ी दूर भी होगा, तो जो इसे स्पष्ट देख सकता है, तो स्पष्ट जो देखने की क्षमता है भाई हमारी क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। इस व्यक्ति की आंख में जो स्पष्ट इसे देखने की जो क्षमता है भाई हमारी क्या है, समंजन क्षमता। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो पास की वस्तु क्या होती है, सेलरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, सेलरी मांसपेशियां आपको याद होगी जो मैंने अभी बताया था। लेंस मोटा होता है, फोकस दूरी कम होती है। दूर की वस्तु जो मांसपेशियां होती है वो ढीली हो जाती हैं, और लेंस पतला हो जाता है, जबकि फोकस दूरी अधिक हो जाती है। तो ये पॉइंट है याद रखना क्या, कि अगर पास की वस्तु है तो जो सीलरी मांसपेशियां वो कैसी होंगी, सिकुड़ेंगी, और लेंस कैसा होगा, मोटा होगा, और फोकस दूरी कम हो जाएगी। भाई जब वस्तु दूर होगी तो मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी, और लेंस पतला हो जाएगा, और फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप ध्यान रखना। आगे बात देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोमेरिकल करते हो तो वहाँ दिया नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। व्यक्ति को जो निकटतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। व्यक्ति 25 सेंटीमीटर तक अपनी आंखों से स्पष्ट चीज़ें देख सकता है, यानी पढ़ने के लिए जो स्पष्ट पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर के लिखी हुई कोई भी चीज़ स्पष्ट देख सकता है। और दूर बिंदु अनंत तक कितना होता है, अनंत तक। तो देखो भाई लिया, यह भी सामान्य नेत्र की सीमा है, मतलब व्यक्ति अधिकतम जो दूर तक की, अगर निकटतम जो सही से पॉइंट देख सकता है, स्पष्ट देख सकता है, वो 25 सेंटीमीटर तक ही स्पष्ट देख सकता है। आगे हम समझते हैं दोष। दोष किस में होते हैं, दृष्टि में। तो मुख्य रूप से दृष्टि दोष काफ़ी पाए जाते हैं, लेकिन हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट हैं, एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। तो हमें सिर्फ दो पे ही फोकस करना है, क्योंकि हम एग्जाम को टारगेट करके भी पढ़ा रहे हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। तो हमारे लिए ये दो इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं नहीं समझते हैं। तो देखो इसके लिए क्या है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष की पहचान क्या करोगे, दूर की वस्तु कैसी होगी। निकट दृष्टि दोष में वस्तु क्या करता है, जैसे पास की वस्तु होगी उसे तो स्पष्ट देख लेगा, क्या है, पास की वस्तु, निकट की जो वस्तु हैं उन्हें आसानी से देख लेगा, लेकिन जो दूर की वस्तु होंगी वो कैसी दिखेंगी, उसे धुंधली दिखेंगी। अगर किसी व्यक्ति को अपने पास की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिख रही हैं, तो उसे कौन सा दोष है, तुम्हें निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और ये हो किस कारण होता है, जो प्रतिबिंब पर रेटिना प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर ना बन के कहाँ बनता है, आगे बनने लगता है। मैंने अभी रेटिना बताई थी आप लोगों को, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के उसके आगे बढ़ने लगता है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, यानी उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। कारण क्या होता है, तो कारण ये हो जाएगा नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना। जो नेत्र का जो गोलक होता है वो कैसा हो जाता है, अधिक लंबा हो जाता है, और लेंस अधिक वक्रता हो जाती है, लेंस की जो वक्रता होती है वो अधिक हो जाती है। इसके लिए सुधार क्या करोगे, तो सुधार में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। ठीक, आगे समझते हैं। ऐसी तुम्हारा दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष में देखो क्या होगा, अब दूरदृष्टि से हम जस्ट उल्टा हो जाए, इसे पास की वस्तुएं धुंधली दिखेंगी। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख लेगा, लेकिन पास की वस्तुएं कैसी दिखेंगी, धुंधली। तो याद रखना, जिस व्यक्ति को पास की वस्तुएं धुंधली दिखें और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखे, उसे कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष।
रेटिना जो बनता कहाँ है, तो प्रतिबिंब जो होती है वो कहाँ बनने लगती है, रेटिना के पीछे, जिस कारण व्यक्ति को बस की वस्तुएं धुंधली दिखने लगती हैं। कार्ड में क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और लेंस की जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है, उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी किसकी, निकट दृष्टि दोष की। इसके सुधार के लिए क्या कर सकते हो, तो इसके सुधार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हो। कौन सा लेंस प्रयोग कर सकते हो, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो मैंने आपको यहाँ शॉर्ट्स में कराए हैं, मतलब चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन डिटेल्स के लिए आपको बुक्स या उसकी सहायता ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको रिवीजन बेस पर ये क्लास करा रहा हूँ। आगे है जरा दृष्टि दोष। तो देखो जो जरा दृष्टि दोष होता है वो कब होता है, वो मुख्य रूप से में वृद्धावस्था में हो जाता है। क्या होता है, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें जरा दृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें क्या होता है, समंजन क्षमता कम हो जाती है। और समंजन क्षमता क्या होती है, वस्तु को, कोई सी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की जो क्षमता है भाई हमारी क्या होती है, समंजन क्षमता। तो जरा दृष्टि दोष में क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। अब 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको सुधार क्या किया, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा किसी को, तो सुधार क्या कर सकते हो, द्विफॉक्सी लेंस। मतलब देखा है लोग जो लेंस यूज करते हैं उसमें दोनों लेंस लगे होते हैं, पास की वस्तुएं भी इन्हें स्पष्ट दिखती हैं, दूर की, ये भी किस कार्ड होता है, जरा दृष्टि। तो इसका निवारण क्या होता है, दो फॉक्स, जिसमें उत्तल अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। आगे समझना है हमें प्रकाश का विवर्तन। तो देखो प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, सबसे आसान शब्दों में समझो, विवर्तन। तो विवर्तन क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का विवर्तन। यानी जब प्रकाश श्वेत प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, 7 रंगों में। इस क्रिया को ये प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। और जो 7 रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, विग्योर, ये वाले हमारे। और इसमें लाल का विचलन कम होता है, जबकि बैगनी का विचलन अधिक होता है। तो देखो जैसे ये लाइट है हमारी, व्हाइट लाइट, हम ये प्रिज्म से गुजारते हैं, जब इस प्रिज्म से गुजरती है तो इसमें देखो 7 कलर, अलग अलग कलरों में ये निकलने लगती होती है, यही हमारा क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन। तो याद रखना, जब प्रकाश किसी श्वेत जब किसी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आगे देखो है इंद्रधनुष का निर्माण। 1 सेकेंड, अब देखिए आप लोग, तो देखो इंद्रधनुष के निर्माण में क्या है, तो देखो इंद्रधनुष बनने की जो क्रियाएं हैं उनमें क्या होता है, फर्स्ट अपवर्तन होता है, दूसरा विवर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो देखो इसे मैं आप लोगों को डिटेल से समझा रहा हूँ, हालांकि मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। तो देखो इंद्रधनुष में क्या होता है, आप लोग आसानी से एक चीज़ समझो, जब क्या होता है, वर्षा होती है, क्या होती, वर्षा होती है, तो वर्षा के पश्चात क्या होता है, वर्षा के पश्चात देखो आकाश में जल के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो दिखाई देने वाले प्राकृतिक जो स्पेक्ट्रम है, सूक्ष्म कणों में जो दिखाई देने वाले प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है, वो वायुमंडल में जो उपस्थित जल की बूंदें होती हैं उनके द्वारा परिक्षेपण करने लगता है। जैसे सपोज करो प्रकाश, जैसे आसमान होता है, जब बारिश हो जाती है तो कैसा होता है, एकदम स्वच्छ साफ हो जाता है, तो उसमें जो जल के कण रहते हैं जब उन पर प्रकाश गुजरता है तो कैसे हो जाता है, एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगता है। इसकी भांति जो जल की बूंदें होती है प्रिज्म की भांति कार्य करने लगती है, तो जिससे क्या होता है, प्रकाश परिवर्तित होता है, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो अपवर्तन क्या होता है, जैसे ये हो गया, ये प्रकाश आया, अब यहाँ पे जो कण हो गए पार्टिकल वगैरह, तो इससे रिफ्लेक्ट होता है, तो ये कितने कलरों में जाता है, 7 कलरों में। अभी हमने पढ़ा था ना, जब किसी श्वेत प्रकाश पुंज से गुजरता है तो 7 कलरों में, सेम ये क्या होता है, 7 कलरों में विभक्त होने लगता है। और जल की जो सूक्ष्म छोटे प्रिज्मों की भांति जो कार्य करती हैं जल की बूंदें, वो क्या करती है, सूर्य के आपतित जो प्रकाश बूंदें होती हैं उन्हें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं। तो उनके बाद अपवर्तित विक्षेपित होने के बाद क्या होता है, आंतरिक परावर्तित करती हैं। तो जब आंतरिक परावर्तित होते हैं तो जल की जो बूंदें होती हैं बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करने लगती हैं।
तो आप लोग आसानी से समझ सकते हो। जैसे आसमान हमारा बारिश होता है तो बारिश में क्या होता है, आसमान साफ हो जाता है, तो उसकी जो डस्ट वगैरह तो रहती है, तो जो जल की बूंदें होती हैं, जब जल की बूंदें आसमान में होती हैं तो उनके प्रकाश से जब गुजरता है, जब प्रकाश गुजरता है तो प्रिज्म की भांति कार्य करता है। जब प्रिज्म की भांति कार्य करता है तो उससे फिर क्या होता है, 7 अलग अलग कलर निकल के आते हैं जो हमें क्या दिखते हैं, इंद्रधनुष बना हुआ दिखता है। तो आई होप आपको समझ में आया इंद्रधनुष कैसे बनता है। आगे देखो, यहां दिया गया है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो देखो समझो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश के कणों से टकराकर चारों ओर फैलना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखो आसमान में पता कई सारे पार्टिकल यानी कण वगैरह रहते हैं, आसमान में रहते हैं, तो जब प्रकाश आता है, जब उन कणों से टकराता है तो प्रकाश फैलता है। देखो एक चीज रखो, जैसे किसी में एक जैसे सपोज दैट कहीं पर जो पार्टिकल होते हैं कण वगैरह वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, तो उन पर प्रकाश पड़ता है तो चमकता है। जैसे हमें देखो कहीं एक प्रकाश टॉर्च लगाओ, एक सीधी टॉर्च आएगी, लेकिन उसी के रास्ते में अगर तुम कहीं शीशा रख दोगे, मिरर रख दोगे, तो प्रकाश कैसा एकदम फैल जाएगा ना किसी से टकराने के बाद। तो ऐसे ही क्या होता है, आसमान जब प्रकाश की कणों से टकराता है, प्रकाश जब कणों से टकराता है तो क्या होता है, चारों ओर फैलने लगता है। तो जैसे यहाँ प्रकाश आता है, ये सब कण है, जब ये कणों में प्रकाश टकराता है तो फिर फैलने लगता है। तो ये क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी प्रकाश का कणों द्वारा टकरा करके फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। उदाहरण जैसे आकाश नीला, सूर्य लाल, ये सब किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वन सेकंड, देखो है आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखो नीले का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता है और अधिक प्रकीर्णन होता है। तो देखो आसानी से समझो, इसमें मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ, आप लोग फोकस करके सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। वायुमंडल में जो वायु के अणु होते हैं तथा जो अन्य सूक्ष्म कण होते हैं उनका आकार कैसा होता है, हिरस्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा छोटा होता है। यानी जो वायु के अणु होते हैं और जो सूक्ष्म कण होते हैं उनका जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कैसा होता है, प्रकाश की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, जबकि वायु के जो कण होते हैं उनका प्रकाश दैर्घ्य कम होता है। तो ये कण जब कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करने में अधिक प्रभावी होते हैं। तो क्या होता है, जब प्रकाश होता है तो इनकी वो तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो ये अधिक प्रकाश को अधिक फैलाते हैं। तो देखो लाल वर्ड का देखो तो तरंग दैर्घ्य नीले की अपेक्षा लगभग कितनी गुना ज़्यादा होती है, लगभग 1.8 गुना ज़्यादा होती है, किसकी, लाल की। लेकिन अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जैसे ये सूर्य का प्रकाश आता है वायुमंडल से जब गुजर रहा होता है, तो क्या होता है, जो वायु के सूक्ष्म कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। क्योंकि देखो नीले का वो क्या होता है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो जो वायु जो प्रकाश के कण होते हैं वो लाल की अपेक्षा किससे ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, नीले को अधिक। मैंने बताया था जब किसी प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, प्रकाश फैलता है ना कणों से टकरा करके, तो जब प्रकाश आता है तो वो लाल कणों को ना छोड़ करके किससे ज़्यादा प्रकाशित कर रहे होते हैं, नीले को। जब नीले को अधिक प्रकाशित करते हैं तो जिस कारण क्या होता है, प्रकाश जो फैलता है वो कैसे होता है, नीले प्रकार का फैलता हुआ दिखता है। तो हमारी आंखों में जो प्रकाश दिखता है वो कैसा दिखता है, नीले। आप लोग ऐसे समझो, प्रकाश जब आसमान से आता है तो वायु में जो कण होते हैं वो कण कैसे होते हैं, नीले रंग के, और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम होती है लाल की अपेक्षा। तो जो प्रकाश होता है वो अधिक प्रकीर्णित किससे होता है, नीले रंग से। तो जब नीले रंग से प्रकाशित होता है तो हमें आसमान कैसे दिखने लगता, नीला। और ऐसे ही लाल की बात की जाए, मतलब सूर्य लाल क्यों दिखता है, तो देखो सूर्य लाल दिखने की मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को, 1 सेकेंड। आप लोगों को बेटा एक बार कमेंट करके बताओ, चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट कीजिए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं।
जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोगों को जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ भाई, चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई वो आपको समझ में आई। देखो जो सूर्य लाल दिखता है वो किस कारण दिखता है? लाल का जो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है वो कैसा होता है? अधिक होता है और कम प्रकीर्णन होता है। तो देखो कम प्रकीर्णन क्या होता है? जो तरंग दैर्घ्य रहेगी वो अधिक रहेगी लेकिन प्रकीर्णन कम रहेगा, यानी प्रकाश कम रहेगा। तो हमें देखो सूर्य जो देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? सुबह और शाम। सुबह और शाम क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो कम रहता है, जबकि दिन में प्रकीर्णन ज़्यादा है। तो दिन में हमें आसमान कैसे दिखने लगता है? नीला। तो हमेशा जो शाम को हमें और सुबह दिखता है सूर्य लाल क्यों दिखता है? क्योंकि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य वो अधिक होती है और जो प्रकीर्णन कम हो जाता है। तो सुबह शाम सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता, जिस कारण हमें लाल दिखने लगता। तो ओवरऑल आप लोगों का जो चैप्टर था, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने सारी एक वे में आप लोगों को रिवीजन करा दी। ये आपको एक रिवीजन बेसिस पे है, ना कि मैंने आप लोगों को क्लास कराई है। आप लोगों को सिर्फ रिवीजन कराया है। हालांकि जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, ऐसा नहीं कि उन्हें समझ में नहीं, उन्हें भी अच्छे से समझ में आया होगा। उन लोगों के लिए ये सजेशन है कि आप लोग एक बार बुक ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आप बुक पढ़ लेते तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को जो चीज़ें थी वो ओवरऑल आपको समझ में आ गई। चैप्टर इसी के साथ फिनिश है। कुछ क्वेश्चन है आप लोगों को ये पीडीएफ क्लास एंड होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से जाकर के इस क्लास को वहाँ से इस पीडीएफ को देख लीजिए। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए गए तो उन्हें आप आसानी से कर सकते हो। और जो बच्चे न्यू हैं, जो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो वो लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और एड्रेस के साथ। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ से सारी नोटिफिकेशन वगैरह और नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। इसमें अपना कमेंट करना, अपना नाम और एड्रेस। तो आप सभी लोग बताओ क्लास समझ में आई ना आप लोगों को अच्छे से? ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। अगर आपका कोई डाउट बचता है तो अभी पूछ सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट क्लास ऑफ होने के बाद कमेंट करके भी छोड़ दोगे, तब भी आपके सारे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा, फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।